अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कल हमने देखा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है कि ये एबिलिटी होती है ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने की, जो कि पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी भी हो सकते हैं या उससे डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसकी दो टाइप्स हमने देखी थी, एसेक्सुअल थी एंड सेक्सुअल थी। अब प्लांट्स की बात हमने कल की थी। प्लांट्स जो हैं वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे पार्थिनोकार्पी होती है, और प्लांट्स जो हैं वो सेक्सुअली भी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनमें दो जनरेशन होती हैं, स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट। अब एनिमल्स जो है ना वो भी प्लांट की तरह एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो लेस कॉमन है एनिमल्स में और प्लांट्स में ज़्यादा है ये। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सी है? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जो एक हमारे पास सेल है ना वो दो में डिवाइड हो जाता है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल एक इसकी टाइप, जैसे ये देखें, ये टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, ठीक है। अब दूसरी टाइप देखें, ये हो गई ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। और थर्ड बाइनरी फिशन क्या होती है कि ये एसिमेट्रिकल होती है, किसी भी एंगल से हो सकती है। मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिविजन्स हो जाती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की डिविजन्स होती हैं पहले, फिर साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स हो जाती हैं। और ये बेसिकली जो होता है ना एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट होते हैं, यहाँ स्पेसिफिकली आप कह रहे हैं प्रोटोजुआ में होता है ये। बडिंग है। बडिंग में क्या होता है कि बॉडी के गिर्द ना एक आउटग्रोथ सी बन जाती है, जैसे ये है तो यहाँ पे एक, जैसे आपने देखा होगा पोटैटो में आउटग्रोथ बनी होती है। उसके बाद पार्थिनोजेनेसिस है। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि इसमें ना नॉर्मल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, स्पर्म इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, ठीक है। टिश्यू कल्चरिंग है, इसमें हम कोई टिश्यू लेके उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे के ग्रो करा लेते हैं। क्लोनिंग है। क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, जितने भी डिज़ायर्ड करैक्टर का जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है उसकी कॉपीज़ बना लेते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस हैं। ये सारे मेथड्स अभी हम डिटेल में देखते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो हमने देखना है वो है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि एग की डेवलपमेंट है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म और एग का यूनियन नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें स्पर्म इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सिर्फ एग्स इन्वॉल्व हैं। एग्जाम्पल इसकी कौन सी हैं? एंट्स हैं, बीज हैं एंड वेस्प्स हैं। हनी बी में क्या होता है कि मेल जो हैं ड्रोन्स वो डेवलप होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से, ठीक है, यानी वो हैप्लाइड होते हैं। क्वीन भी क्या करती है कि वो मेल के मीट लेती है मेल से और एग ले करती है, ठीक है। और द स्पर्म शी रिसीव फ्रॉम अ ड्रोन बी, अब वो जो स्पर्म रिसीव करती है ना वो स्टोर हो जाते हैं एक पाउच में। एग जो होता है वो फर्टिलाइज हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता फर्टिलाइज, ठीक है। और हैप्लाइड एग से जब हैप्लाइड ऑफस्प्रिंग बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? हैप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस। समटाइम क्या होता है, डिप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस भी होती है। अब डिप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस किस में होती है? डिप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस बेसिकली कह लें एफिड्स में होती है। उनमें क्या होता है, मियोसिस होती है स्पेशल टाइप की, ठीक है। ऐसी मियोसिस होती है जिसमें नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। नॉन डिसजंक्शन यानी क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते, कंप्लीट पेयर ही रहते हैं। तो क्या होगा कि ओरिजिनल जो नंबर होता है क्रोमोसोम का वो रिटेन रहता है, ठीक है, और वो डेवलप हो जाते हैं यंग फीमेल्स में। पार्थिनोजेनेसिस जो है उसका एडवांटेज होता है कि ये रैपिड कर देती है एक्सेलरेट कर देती है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव रेट को। बेसिकली पार्थिनोजेनेसिस जो होती है ना वो स्टेबल इन्वायरमेंट में होती है, जहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा होता। तो ये एक जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते जाते हैं, क्योंकि स्टेबल इन्वायरमेंट है। ऑफस्प्रिंग ने कोई भाग दौड़ नहीं करनी सर्वाइवल के लिए, इसलिए उसमें सिर्फ जो गुड जीन्स होती हैं ना वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग। ये बेसिकली टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कैम्बियम टिश्यू ले लेते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह देते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स देते हैं, जैसे साइटोकाइनेंस है, इंडोल एसिटिक एसिड वगैरह हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर देते हैं कि ग्रोथ शो करते हैं और डिफ्रेंशिएशन हो जाती है और कंप्लीट प्लांट जो है वो हमारे पास बन जाता है। टिश्यू कल्चर के बाद हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एक डिज़ायर्ड प्लांट आ गया तो हम किसकी तरफ जाएंगे? क्लोनिंग की तरफ। हम उसकी कॉपीज़ प्रिपेयर करेंगे, यानी प्रोपोगेट करेंगे उसको। अब क्या होता है कि क्लोनिंग से जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्लोन्स कहते हैं। प्रोसेस क्या होता है क्लोनिंग का? न्यूक्लियस ले लिया जाता है सोमैटिक सेल से, सोमैटिक सेल जिनमें क्रोमोसोम नंबर डबल होगा, डिप्लाइड होंगे, और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है एग सेल में।
एग सेल का जो अपना न्यूक्लियस होता है ना, उसको हम पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं, ठीक है। अब हमने सोमैटिक सेल से न्यूक्लियस लिया, उसको एग सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। एग जो है ना विद ट्रांसप्लांटेड डिप्लॉयड सोमैटिक सेल न्यूक्लियस, वो डेवलप हो जाएगा ऑर्गेनिज्म में। ऑर्गेनिज्म जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा पेरेंट से, ठीक है। कौन से पेरेंट से? जिसका न्यूक्लियस हमने यूज़ किया। और क्लोनिंग में हमने बहुत से एनिमल्स, डिज़ायर्ड एनिमल्स प्रोड्यूस की हैं, जैसे प्राइज बुल्स हैं, रेस हॉर्सेस हैं, ठीक है। अब ये जो क्लोनिंग की तकनीक है ना, इसको ह्यूमंस के लिए भी यूज़ किए जाने का ना कहा जाता रहा है, लेकिन ये तो इसको मॉरल इश्यूज़ की वजह से अभी तक जो ह्यूमन की क्लोनिंग है वो नहीं की गई। अब जो क्लोन सेल है वो हमारी किस किस तरह हेल्प करते हैं। क्लोन सेल देखें, अगर हमने किसी सेल पे इफ़ेक्ट चेक करना हो एंटीबॉडीज़ का, उसको हम ओरिजिनल सेल पे चेक करने की बजाय क्लोन पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इफ़ेक्ट तो सेम होगा, जीन्स दोनों में सेम है। इस तरह इसके अलावा किसी हार्मोन का एक्शन चेक करना हो, उसको हम चेक कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ वगैरह को। अब क्लोनिंग में एक ये भी होता है कि सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलरली बिहेव कर रहे होते हैं, यानी जीन सेम है ना, जो एक ऑर्गेनिज्म एक क्लोन ने करना है, दूसरा क्लोन भी वही करेगा। लेकिन अब देखें, अगर कोई डिज़ीज़ आ जाती है, वो उस डिज़ीज़ के लिए ससेप्टिबल हो जाते हैं, ठीक है, तो उन सब की डेथ हो जाएगी, यानी वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके अलावा हमें ये भी नहीं पता कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती हैं, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं, वो उनको किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस आपको पता है क्या होता है? जब क्लीवेज होता है, क्लीवेज क्या होता है? सेल डिविजन्स होती है एम्ब्रियो के लेवल पे, ठीक है। जाइगोट के बाद, जाइगोट जब बन गया उसमें क्लीवेज होगा ना, और ये सेल डिविजन्स बेसिकली माइटोसिस के अमल से होती हैं। अब जो 2 सेल स्टेज होती है उसको हम कहते हैं, वहाँ क्या होता है? ब्लास्टोसिस स्टेज होती है, ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं, ठीक है। और जो 2 ब्लास्टोमेयर्स होते हैं ना, वो इकट्ठे रहने की बजाय सेपरेट हो जाते हैं। सपोज़ करें ये 2 ब्लास्टोमेयर्स हैं, ये इकट्ठे रहना चाहिए इनको, लेकिन इकट्ठे रहने की बजाय सेपरेट हो जाते हैं और बिहेव करते हैं इंडिपेंडेंट जाइगोट की तौर पे, यानी कि अब हमारे पास कितने जाइगोट हो गए? 2। इस तरह हमारे पास 2 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे जिनका जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम होगा, और इनको हमने क्या कहा? आइडेंटिकल ट्विंस। अब इसके अलावा एक और टाइप भी होती है, उसमें क्या होता है कि फ़ीमेल जो है वो मोर देन 1 एग प्रोड्यूस कर देती है और दोनों फर्टिलाइज़ हो जाते हैं, ये तीनों एग्स फर्टिलाइज़ हो जाते हैं, तो हमारे पास ट्रिपलेट्स बन जाते हैं। लेकिन ये मियोसिस से बनते हैं और ये डिफरेंट होते हैं, इनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है। इनको हम फ्रेटर्नल ट्विंस भी या ट्रिपलेट्स वगैरह भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जो है ये पुराना मेथड है एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या होता है कि यूनियन ऑफ गमीट्स होता है, यहाँ तो सेम टाइप के गमीट्स बनते हैं जिन्हें हम आइसोगेमीट्स कहते हैं, या डिफरेंट टाइप के गमीट्स बनते हैं जिन्हें हम हेट्रोगेमीट्स कहते हैं, जैसे स्पर्म और एग हैं। अब क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? क्या होता है कि सेक्सेस की डिफ्रेंशिएशन हो जाती है, यानी मेल और फीमेल सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाईसेक्सुअल होते हैं, यानी दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म पे या हैविंग ओनली 1 सेक्स। इसके अलावा एडवांस मोड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो यूनिसेक्सुअलिटी है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो बाईसेक्सुअलिटी प्लांट्स में रिटेन की गई है। और जो अगर एनिमल्स बाईसेक्सुअल है ना, तो उनमें रूल क्या है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन का, ताकि जेनेटिक कम्बिनेशंस को मेंटेन रखा जाए। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि यूनियन ऑफ गेमीट्स होता है, एग और स्पर्म मिलते हैं, ठीक है, और यूनियन ऑफ गेमीट्स होता है और जाइगोट बनता है। अब ये 2 तरह के हैं फर्टिलाइजेशन की टाइप्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल जो है ना बेसिकली वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होती है, ताकि स्पर्म जो है वो स्विम करके फीमेल की तरफ जा सकें। स्पॉनिंग होती है ना, फीमेल एग रिलीज़ कर देती है वाटर में, स्पर्म उनकी तरफ मूव करते हैं, और ये इस वजह से भी होती है कि वाटर में स्टेबल कंडीशंस होती हैं। टेरेस्ट्रियल में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा है, सनलाइट का ख़तरा है, उसके बाद डेसिकेशन के प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए ये अपने एम्ब्रियो को, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो अपने फीटस को, एम्ब्रियो को वो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? स्पर्म्स जो है उनको लॉन्च कर दिया जाता है फीमेल बॉडी में और फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में होती है।
और डेवलपमेंट एक्सटर्नल हो सकती है या डेवलपमेंट इंटरनल भी हो सकती है। जैसे बर्ड्स और रिप्टाइल्स हैं ना, वो क्या करते हैं, एग ले कर देते हैं, शेल्ड एग्स होते हैं, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस, यानी रिप्टाइल्स और बर्ड्स को हम क्या कहेंगे, ओवीपेरस। उसके बाद सेकंड है हमारे पास टर्म वीवापेरस। वीवापेरस वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ इंटरनल डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है। और एम्ब्रियो की सारी डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है, फीमेल बॉडी पे। और कुछ ऐसे मैमल्स हैं जैसे डक बिल, प्लेटिपस और स्पाइनी एंट ईटर है, इनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और इंटरनल डेवलपमेंट होती है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डेवलपमेंट होती है शेल्ड एग में, और जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो एग को हैच कर देते हैं और एग से इंडिविजुअल जो है, ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ओवोविवापेरस के लिए। फर्स्ट वन क्या थी, ओवीपेरस, जिसमें एग ले करते हैं कौन, रिप्टाइल्स और बर्ड्स। सेकेंड वन क्या थी, वीवीपेरस। वीवीपेरस में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ इंटरनल डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास क्या था, ओवोविवापेरस। ओवोविवापेरस में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल डेवलपमेंट होती है, और कहाँ पे होती है, शेल्ड एग में, ठीक है। इंटरनल डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है बॉडी में, शेल्ड एग में, और फिर एग को हैच कर दिया जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवोविविपेरस। जो विविपेरस और ओवोविविपेरस है ना, वो ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं और नरिशमेंट जो होती है वो भी प्रोवाइड की जाती है। अब हमने मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने हैं। फर्स्ट वन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, लाई करता है आउटसाइड द बॉडी, किसमें, सेक्रोटम में। मेल का पोलेटरी आर्गन होता है, स्पर्म ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमने पहले टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखना है। हाईली कम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और तकरीबन 800 जो है ना वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। उनमें क्या होता है, रिपीटेड डिविजन्स हुई होती हैं, और क्या प्रोड्यूस होती है, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ना, उनका साइज़ इंक्रीज और डिफ्रेंशिएशन वगैरह हो जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, जिनमें मियोसिस होती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और स्पर्माटिड्स बनते हैं। स्पर्माटिड्स फाइनली क्या बना देते हैं, मोटाइल स्पर्म। सेटोली सेल या सस्टेंटिकुलर सेल्स, ये फ्लूइड सेक्रेट करते हैं लिक्विड मीडियम फॉर स्पर्म्स और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं उनको। स्पर्म्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मेन डक्ट में, वेज डेफिनेंस वो क्या बनाती है, एपिडिडाइमस, और स्पर्म जो है वो यूरोजेनिटल डक्ट से डिस्चार्ज हो जाते हैं आउटसाइड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो क्या सेक्रेट कर रहे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स। अब ये हार्मोन किसके लिए एसेंशियल होता है, सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, और इसके अलावा ये कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, ओवरीज हैं, ओविडक्ट है, यूट्रस है एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेयर ऑफ ओवरीज जो है लाई करता है विद इन द बॉडी कैविटी ऑफ फीमेल। जब सेल्स होते हैं ओवरी में क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऊगोनिया, जिसमें माइटोसिस होती है और क्या बनता है, प्राइमरी oocyte। ये इंक्लोज हो जाता है ग्रुप ऑफ फॉलिकल सेल्स में। प्राइमरी oocytes डिवाइड कर जाता है मियोटिकली इनटू द हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंड मियोटिक डिवीजन oocyte में होती है, ठीक है, लेकिन मेटाफेज तक जाती है और उसी ड्यूरेशन में ना फर्टिलाइजेशन हो जाती है oocyte की स्पर्म से, और सिर्फ एक एग प्रोड्यूस होता है ओवरीज से, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओवोल्यूशन। जो एग प्रोड्यूस होता है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ओविडक्ट में, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, फॉलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब, ठीक है। यूटेराइन ट्यूब जो है वो ओपन होती है यूटेरस में, और ओवम की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में। फर्टिलाइज्ड ओवम एंटर हो जाता है यूट्रस में, जहाँ पे वो इसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद इसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है। प्लेसेंटा बन जाता है यूट्राइन एंड फीटल टिश्यूज़ के दरमियान, और प्लेसेंटा का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स और अदर मटेरियल्स। यूट्रस ओपन हो जाती है वेजाइना में थ्रू सर्विक्स।
यूरेथ्रा एंड वजाइना हैव इंडिपेंडेंट ओपनिंग्स टू द एक्सटीरियर। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, फीमेल्स में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एग जो है वो साइक्लिक एक्टिविटी है, ठीक है। मेल्स में तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना गमीट प्रोडक्शन और रिलीज़ का, जो कि प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है और थ्रू आउट लाइफ रहता है, जबकि फीमेल्स में एक साइक्लिक एक्टिविटी है। पीरियाडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जो कि कंप्लीट होता है 28 डेज़ में, और चेंजेस आती हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसकी 4 फेजेस होती हैं। अच्छा, अब इसके इवेंट्स जो हैं उसमें हमारे पास बेसिक ओवराइन साइकिल हैं और यूटेराइन साइकिल हैं। इनको रेगुलेट कौन करता है, पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स। अब स्टेप्स क्या क्या हैं, सबसे पहले क्या होता है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी का आगाज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, वो रिलीज़ करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो किसकी डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, प्राइमरी फॉलिकल्स की। अब ये फॉलिकल्स ग्रो करके क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocyte, जबकि रेस्ट जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज ए फॉलिकल एट्रीसिया। फॉलिकल एट्रीसिया कौन सा प्रोसेस हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ फॉलिकल्स। अब ओवरी जो है ना अंडर द स्टिमुलस ऑफ FSH क्या प्रोड्यूस करेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन, और एस्ट्रोजन क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन को, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका क्या काम होगा, इनहिबिट कर देगा सेक्रीशन ऑफ FSH को फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब FSH का जब कैलन डिक्रीज होगा लेवल और एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड सेकंड हार्मोन रिलीज़ करेगा, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि इंड्यूस करता है ओवल्यूशन, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द फॉलिकल। फॉलिकल सेल्स आफ्टर रिलीज ऑफ एग आर मॉडिफाइड इनटू द स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पस लूटियम। ये येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है, एंडोक्राइन टिश्यू होता है, और ये क्या सेक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। सो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सेक्रेट हो रहा है, कार्पस लूटियम से। अब ये हार्मोन क्या करता है, डेवलप करता है एंडोमेट्रियम को और मेक इट रिसेप्टिव फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, यानी एंडोमेट्रियम को रेडी करता है कि वो रेडी हो जाए, उसने अब जाइगोट को रिसीव करना है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है, कोई स्पर्म नहीं आया, तो जो कार्पस लूटियम होता है ना, उसकी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब अंडरस्टूड बात है कि अगर कार्पस लूटियम की डिजनरेशन होगी तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन जिसने एंडोमेट्रियम को रेडी किया हुआ था, जब वो ही नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम के टिश्यूज़ क्या करेंगे, वो सफ़र करेंगे एक ब्रेक डाउन। ये काज कर देगा डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड सेल डेब्रिस, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन, और ये 3 to 7 डेज तक रहती है। अब ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है और यूट्रस इज़ रेडी टू एंटर इनटू द नेक्स्ट साइकिल। अब ये रिपीट होता है एवरी 28 डेज, लेकिन इसमें वेरिएशंस भी हो सकती हैं। एंड आर कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनोपॉज, आफ्टर विच फीमेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग ओवा, यानी उसके बाद कोई एग प्रोडक्शन नहीं होती। मेल नरिशमेंट मतलब अगर डाइट अच्छी नहीं है, इमोशनल स्ट्रेसेस वगैरह हैं, तो वो साइकिल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और साइकिल जो है वो नॉर्मल 28 डेज़ में कंप्लीट नहीं हो पाता। अब एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है बर्थ। टोटल गेस्टेशन पीरियड कितना है, 280 डेज़। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद बात करें तो 266 डेज़। प्लेसेंटा एस्टेब्लिश हो गया। प्लेसेंटा का क्या काम है, उसने सेक्रेट करना है प्रोजेस्टेरॉन, जिसने मेंटेन करना है प्रेगनेंसी को। इसकी सेक्रेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगी या मिसकैरेज हो जाएगा। ह्यूमन एम्ब्रियो जो होता है वो क्लोज होता है एमनियोटिक सैक में, जिसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और शॉक से प्रोटेक्ट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करता है, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। प्लेसेंटा सेक्रेट करता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं मेमोरी डेवलपमेंट को, प्रिपरेशन फॉर लैक्टेशन। सो लैक्टेशन में कौन से 2 हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा कौन सा, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, और प्लेसेंटा से कौन सा प्रोड्यूस होगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड LTH। 3rd मंथ की बिगिनिंग से ना ह्यूमन एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं, फीटस। और सारे ऑर्गन्स फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर में हम इसको डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, यानी फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं ना, सारे ऑर्गन्स जो हैं वो उसी 3 मंथ्स में बनते हैं। जो लास्ट 6 मंथ्स होती हैं ना, उनमें ग्रोथ होती है, और जो लास्ट मंथ होता है ना, उसमें फीटस का साइज़ डबल हो जाता है।
अच्छा, हार्मोनल एक्टिविटीज़ विद इन द मदर डिक्रीज़ कर देती हैं प्रोजेस्टेरॉन लेवल ऑन सेट द बर्थ, लेकिन रीसेंट एविडेंसेस ने ये कहा कि फीटल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है एट द टाइमिंग ऑफ बर्थ। इनिशियल स्टेज ऑफ बर्थ किसका रिजल्ट होती है? स्टिमुलस आता है फीटल के पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो स्टिमुलेट करता है फीटस के एड्रीनल ग्लैंड को कि वो प्रोड्यूस करे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, जो क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा प्लेसेंटल बैरियर और एंटर हो जाएगा मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन में, काज कर देगा डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? वो यूटेराइन कंट्रैक्शंस इंड्यूस करा देता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? लेबर पेन के नाम से, और ये 2 से 18 आवर्स तक हो सकती हैं। ये वेव्स की फॉर्म में होता है और फीटस को बाहर की तरफ धकेलता है। सर्विक्स डिलाइट कर जाती है और यूट्राइन कंट्रैक्शन स्प्रेड कर जाती हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम और पुश करती हैं बेबी को डाउनवर्ड लीडिंग टू द डिलीवरी ऑफ बेबी। इम्बिलिकल कार्ड जो होती है उसकी लाइगेशन कर दी जाती है और बेबी को रिलीज़ कर दिया जाता है फ्रॉम द मदर विद इन 10 to 45 मिनट्स आफ्टर बर्थ। यानी अब जो इवेंट्स हैं वो आफ्टर बर्थ के हैं। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन जारी रहती है, ठीक है, प्लेसेंटा जो होता है उसकी भी सेपरेशन हो जाती है और प्लेसेंटा जो होता है वो रिमूव हो जाता है आउटसाइड। इसे हम क्या इन इवेंट्स को क्या कहते हैं? आफ्टर बर्थ। ब्लीडिंग जो है उसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं? कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर से, जो सराउंड कर लेते हैं यूट्राइन ब्लड वेसल्स को, सप्लाइंग द प्लेसेंटा। और एवरेज लॉस ऑफ ब्लड कितना होता है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक और टर्म है हमारे पास, टेस्ट ट्यूब बेबीज़। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या होते हैं? कभी इनका नाम आपने सुना ही होगा। इसका सबसे जो है ना, ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि वो पेरेंट्स जो कि इंजॉय नहीं कर सकते नॉर्मल प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का, उनमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो इसमें ना हम उनको इसमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब वो कैसे होता है? पेरेंटल जो स्पर्म और ओवम होता है ना, उनकी फर्टिलाइजेशन हम करते हैं इन विट्रो, यानी हम किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में उनकी फर्टिलाइजेशन कराते हैं आउटसाइड द फीमेल बॉडी। उसके बाद हम जाइगोट की इम्प्लांटेशन कर देते हैं मदर की यूट्रस में, प्लेसेंटा इस्टेब्लिश हो जाता है और रिमेनिंग डेवलपमेंट जो होती है वो मदर की बॉडी में होती है। लेकिन इसमें नॉर्मल बर्थ भी होती है, लेकिन मिस कैरेज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, या स्टिल बर्थ, यानी अब कह लें कि एट द स्पॉट बेबी की जो होती है वो डेथ हो जाती है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी STD। इसमें अब बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। सबसे पहले है फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है गोनोरिया। इसमें क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है नाइसेरिया गोनोरिया, ये इफेक्ट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट को। न्यूबॉर्न इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें सीरियस आई इन्फेक्शन हो जाता है अगर ये पास करें इन्फेक्टेड बर्थ केनाल से। इट इज़ हाईली कॉन्टेजियस थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट्स। दूसरी है साइफिलिस, ये स्पायरोचीट बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। ट्रिपोनीमा पैलिडम, ये क्या करता है? डैमेज कर देता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, आई बोन्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हार्ट एंड स्किन को। सेक्शुअल कांटेक्ट जो है वो मेजर सोर्स है इसकी स्प्रेडिंग की। जेनिटल हर्पीस क्या है? ये बेसिकली काज किया जाता है हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस, ये भी सेक्शुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है और ये जेनिटल सोरनेस एंड अल्सर काज कर देता है। और प्रेग्नेंट वूमेन में क्या करता है कि वायरस ट्रांसमिट हो जाता है इन्फेंट को ड्यूरिंग बर्थ, आई डैमेज करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट एड्स है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें भी सेक्शुअल कांटेक्ट है इसकी मेजर सोर्स। इसका कंट्रोल क्या है कि अवॉइड किया जाए सेक्शुअल कांटेक्ट से विद कैरियर और डिजीज्ड पर्सन और अडॉप्ट की जाए हाइजीनिक कंडीशंस। और इसकी ट्रीटमेंट में क्या है कि ना कोई स्पेसिफिक इसकी मेडिसिन नहीं है, ठीक है, लेकिन बस इम्यूनाइजेशन की जाती है किसी हद तक। सो ये चैप्टर 18 का कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट चैप्टर 19 देखेंगे।